एवरीवन। तो आज के वीडियो में फिर हम अपना जो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस है जिसके लेक्चर्स हम ले रहे हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये तीसरा है। 2 कंप्लीट कौन कौन सा हुआ है, जैसा कि ये सिलेबस आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए एक बार। स्टैटिस्टिक्स इसका जो बेसिक्स था उसको हमने पढ़ लिया, उसमें डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शंस, लिमिटेशन, डिस्ट्रेस्ट एंड मिसयूज, ये वाला चैप्टर पहला। और दूसरा हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डेटा, ये बड़ा था तो इसको हमने 2 वीडियोज़ में अलग अलग पढ़ा। तो पहला लेक्चर जो पहला वाला टॉपिक था वो लेक्चर 1 में पढ़ा और दूसरा वाला लेक्चर 2 का फर्स्ट पार्ट और 2 का सेकंड पार्ट, इन दोनों में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में इसके 3 अलग अलग मेथड होते हैं, तो इसमें ज़्यादा फोकस किया गया ग्राफिकल या डायग्रामेटिक होना चाहिए, एंड इसमें लिखा हुआ, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है डेटा का वो सेम ही बात होती है। और बाकी जो 2 मेथड होते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आज का जो लेक्चर है इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। एक्चुअली एक ही वीडियो में हो जाता है सारा कुछ, लेकिन फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। जो कोई भी चीज़ जब एक सीमा से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो देखने वालों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, मतलब वो धैर्य जवाब दे जाता है। खाली मूवी को छोड़ के, कई बार अगर एंटरटेनिंग मूवी हो तो आप 3 घंटे देख लेंगे, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो कई बार तो मूवी भी अगर लंबा, बहुत ज़्यादा उसका स्पैन लंबा हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को देखना। इसलिए आज का लेक्चर भी, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला जो लेक्चर है, इसको भी हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास 3 का पार्ट फर्स्ट आज आप पढ़ेंगे और 3 का पार्ट सेकंड जो है वो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। विदिन 1 वीक हम बना के आपको दे देंगे। उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक वाला जो पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो ये हो गया, ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको कहा है, वादा किया है बेसिकली, अगर प्रिसाइज भी में कहें तो, कि ये जो 12 टॉपिक्स हैं इसका सबका वीडियो आपको मिलेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं कायम हूँ, आपको मिलेगा। और ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ने के बाद में जो आगे के चैप्टर्स हैं, मतलब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये टॉपिक 4 है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इंडेक्स नंबर, सिंपल कोरिलेशन, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये इतने तक, मतलब 4 से लेकर 10 तक जो टॉपिक हैं इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का बड़ा, बेसिक स्टैट्स का और बेसिक मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है। तो ये ऐसे मतलब लेक्चर के रूप में नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा कि मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर नोट्स जो मैंने बनाए हैं, तो वो नोट्स मैं लूँगा और उसी के आधार पे आपको समझाता चलूँगा थ्योरी पार्ट। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उन्हें आपके सामने, मतलब उन्हें लगा के सॉल्व करके बताऊँगा, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको समझने में। इसमें न्यूमेरिकल भी जो आएगा तो बहुत बेसिक ही, निहायत ही बेसिक प्रकृति का आएगा। जैसे हिंदी वालों के लिए समांतर माध्य पूछ लिया, माध्यिका पूछ लिया, दिए गए डेटा सेट का बहुलक पूछ लिया, या जैसे बार ग्राफ कितने डायमेंशंस में बनता है, और पाई ग्राफ और बार ग्राफ में अंतर क्या है, अगर कोई ऐसा डेटा आपको शो करना है। ये सारे सवाल हैं जो पिछले बार आए हैं एसओ के पेपर में। अच्छा, एक और भाईजन है जो अपने चैनल पे हमें सलाह दिए थे कि सजेस्ट किए थे, मतलब कि जब आप एक बार आप एसओ का पेपर दिखा दीजिए। सजेशन उनका बहुत अच्छा था, नाम मैं भूल गया, उसके लिए क्षमा करें, लेकिन उनका सजेशन अच्छा था। तो नेक्स्ट टाइम अगले सैटरडे को हम वो पूरा जो है, पिछली बार जो 2019 में पेपर हुआ था एसओ का, 2016 वाली वैकेंसी थी, 14, 15, 16 तीनों की इकट्ठे मिला के आई थी, जो यूपीएससी ने निकाली थी वाली भर्ती। तो उसका जो पेपर हुआ था, तो उसका पेपर पूरा मेरे पास है। तो सैटरडे को या संडे को एक बार देख लेंगे मोटा मोटा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बात से आप ऐसे, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो पेपर मैंने पूरे देखे हैं, तो उसी आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। जैसे ये लेक्चर नंबर 3 का पहला पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट वो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे संबंधित 2-3 सवाल आए हैं। 2012 का पेपर हुआ है, या DSSB का पेपर हुआ है, BPSC का पेपर हुआ है एसओ का, इवन उड़ीसा में एसओ का जो पेपर हुआ है सांख्यिकी अधिकारी वाला ही, सांख्यिकी अधिकारी का, उसमें वो सारे सवाल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले टॉपिक से खूब आए हैं। बार ग्राफ और पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन सब में अंतर, बॉक्स प्लॉट और इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, ऐसे सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। ज़्यादा ही बड़ा इंट्रो होगा, लेकिन इंट्रो ज़्यादा बड़ा लगा करें तो आप 2x में करके देख लिया कीजिए। और फिर अब अपने मेन कंटेंट पे आते हैं और चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये सारे जो है इन ग्राफ्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी बीच में, जब हम पढ़ रहे होंगे तो यहाँ हम फिर वहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले, चूँकि जैसे कोई कथा शुरू करते हैं तो भगवान जी का नाम लेते हैं, आपको पता है, तो वैसे ही स्टेट्स के लिए भगवान जी का नाम है डेटा। मतलब बिना डेटा के स्टेट्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चाहे जितने भी लेक्चर हम पूरे 12 के 12 लेक्चर लेंगे, उन 12 में
अब सबसे पहले तो डेटा को ही जानेंगे, डेटा है क्या बेसिकली। अच्छा, यहाँ जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था आपसे तो 2 बात ये बताना भूल गया कि टॉपिक नंबर 4 से लेके और टॉपिक नंबर 10 तक तो इसमें तो मैथमेटिक्स है, मतलब हाईली इन्वॉल्व है। ये इसमें मैं हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। और बाकी जो टॉपिक नंबर 11 है और टॉपिक नंबर 12 है, इसको मैं जब ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस है, अगेन ये थ्योरी बेस है। और ये जान लीजिए 30 नंबर के सवाल आएंगे, उसमें 15 नंबर थ्योरी आएगा, 15 नंबर या 14 नंबर या 10 नंबर मान लीजिए न्यूमेरिकल आएगा, 20 नंबर के आसपास थ्योरी आएगी, या 15-15 होगा बस, मतलब 15 नंबर थ्योरी आना ही आना है। क्योंकि शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट थ्योरी ही हैं, और लास्ट वाले 2 चैप्टर जो हैं ये भी थ्योरी है। चलिए, तो 12 में से 5 चैप्टर थ्योरी के हैं और 7 चैप्टर जो हैं उसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों। तो आइए अब चलते हैं। टॉपिक का नाम हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 है। और ये तो लेमैन वाली की तरह मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको। इन दिस टॉपिक, इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो डेटा। डेटा है क्या, मैंने पहले ही बताया। जिसे कथा शुरू करने के पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, या ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, या गुरु जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री बाइबल जी, जो भी चीज़ें आप मानते हो, श्री गुरु, वो उन, तो उसी तरह से जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का जो बेसिक है, ओरिजिन है, जहाँ से निकला है स्टेट्स, जिस आधार पे खड़ा हुआ है वो है डेटा। बिना डेटा के कोई स्टेट्स का कोई महत्व नहीं है। जहाँ डेटा नहीं, जहाँ संख्या नहीं, वहाँ सांख्यिकी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले डेटा पढ़ेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डेटा भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो स्पेसिफिकली इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट द डेटा, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, साफ शब्दों में कहें तो वो, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और वो डेटा को प्रेजेंट किस तरह से करना, साइंटिफिकली या सिस्टमेटिकली, इन दोनों वेज में। सबसे पहले डेटा आइए जान लेते हैं कि डेटा है क्या। एनी ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक और इवेंट इज कॉल्ड डेटा। कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं ना, तो वो होता है डेटा। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सड़क के ऊपर कोई, मतलब सड़क पर कोई प्राणी जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप अगर ये डिटरमाइन कर लेंगे कि वो प्राणी जो है वो महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, तो ये भी एक तरह का डेटा हो गया। ये डेटा का एक प्रकार हो गया। कैसा डेटा हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, परिणामवाचक जिसको कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्यों हुआ, चूँकि ये जो महिला या पुरुष, मैंने जो कहा कि आप डिटरमाइन अगर कर लेंगे, तो ये एक क्वालिटी दर्शाता है उस प्राणी का ना, कि वेदर दैट इज महिला और पुरुष। इससे संबंधित एक कहानी मेरे जहन में बड़ा तगड़ा आ रही है, लेकिन पहले इंट्रो बड़ा लंबा हो गया, तो बाद में मैं टाइम मिलेगा तो सुनाऊंगा, नहीं तो पढ़िए, कहानी से मतलब नहीं है। तो अब डेटा जान लीजिए कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ रेगुलर बिल्ली आके दूध पी जा रही है, तो वो महीने में कितने दिन आ रही है, उसका डेटा इकट्ठा कर लीजिए, दैट इज आल्सो डेटा। कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन जो किसी विशेष गुणधर्म के आधार पर जिसको आप कलेक्ट कर सकें, इकट्ठा कर सकें, वो डेटा है जी। हिंदी में यही चीज़ जान लीजिए, किसी भी विशेषता या घटना के संबंध में एकत्र किए गए किसी भी अवलोकन को डेटा कहते हैं। बस क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब डेटा के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। किस में पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 2 में, मतलब लेक्चर नंबर 2 जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इन दोनों के बारे में खूब डिटेल में पढ़ा है। ऐसे एक और क्लासिफिकेशन अलग तरह का होता है, उसको कहते हैं ग्रुप डेटा, दूसरा अनग्रुप डेटा। ऐसे कई तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मेजर क्लासिफिकेशन यही है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और दूसरे टाइप का ग्रुप और अनग्रुप डेटा। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है इसको समझने के लिए कि डेटा के प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल शब्दों में कि जो डेटा आप इकट्ठा करते हो तो वो रॉ डेटा होता है। कितना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन उससे कोई कंक्लूजन निकालना रॉ डेटा से बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए उस डेटा को जो कलेक्ट किया है आपने, उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है कि जो कंक्लूजन उस डेटा, कोई भी डेटा इकट्ठा करने का क्या तात्पर्य है कि उससे हम कुछ इनहेरेंस, कुछ रिजल्ट, कुछ कंक्लूजन निकाल पाएँ। तो वो कंक्लूजन निकालने के लिए डेटा को अच्छे वे में जब आप प्रेजेंट करेंगे, तो एक तो कंक्लूजन निकालना आसान हो जाएगा, दूसरा नंबर डेटा के प्रति, डेटा जो कहना चाह रहा है वो भी कन्वे करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, कन्वे होने में आसानी हो जाएगी बेसिकली। तो इसलिए उस डेटा को जो हमने इकट्ठा किया है, जो डेटा है हमारा, वो कुछ कहे, जिसके उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया गया है वो चीज़ वो कह पाए, इसके लिए उसको समराइज़ करना पड़ता है, फिर प्रोसेस करना पड़ता है, और लास्ट में उसको एनालाइज करते हैं, तभी हम कुछ कंक्लूजन या इन्फेरेंस जो भी है वो निकाल पाते हैं। तो अब आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अभी पढ़ेंगे कि इस तरह से जब डेटा को जो हम प्रेजेंट करेंगे, तो 3 तरीके होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। एक होता है टेक्सचुअल, जिसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, जो सबसे शुरू में आज तक के सदी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा प्रेजेंटेशन का एक प्रकार है। क्योंकि अगर किसी को टेबल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता है, किसी को डायग्राम बनाना नहीं आता है, तो वो डेटा जो वो जानता है वो पैराग्राफ के रूप में, सेंटेंस के रूप में कह देगा, तो उसी को ही कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
तो ये सबसे मोस्ट बेसिक है। इसकी क्वालिटीज़ क्या है इसमें देखो बताया गया है कि द टेक्निक्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन इज इन टेक्सचुअल, टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड। इस वीडियो में हम यही इंट्रोड्यूस करेंगे, दो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला क्या टेक्सचुअल और दूसरा टेबुलर, और तीसरा जो है ग्राफिकल या डायग्रामेटिक, इसको नेक्स्ट वीडियो में 3 के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट का क्या मतलब होता है आप जानते हैं, टेक्स्ट इज द प्रिंसिपल मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग फाइंडिंग्स। टेक्स्ट मतलब जो लिखते हैं आप, वो सबसे मूल मेथड है जो आपने इकट्ठा किया है उसको एक्सप्रेस करने का, उसको प्रेजेंट करने का। ये टेक्सचुअल मेथड के बारे में बात हो रही है। टेक्स्ट इज द प्रिंसिपल मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग फाइंडिंग्स, आउटलाइनिंग ट्रेंड्स एंड प्रोवाइडिंग कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो टेक्स्ट से क्या होता है, हिंदी वालों के लिए थोड़ा इंग्लिश कठिन पड़ रहा होगा तो हिंदी में ये जान लीजिए तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पाठ का तात्पर्य है, देख लीजिए यहाँ पे पाठ का तात्पर्य है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है वो है निष्कर्षों की व्याख्या करने, प्रवृत्तियों को रेखांकित करने और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की सबसे प्रमुख विधि है। शुरू में जब टेबल वगैरह के बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब स्टेट्स का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो टेक्स्ट के रूप में ही चीज़ों को लिखते थे। कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसमें डेटा पॉइंट है तो उसको पैराग्राफ के रूप में लिख दिया, तो वही हो गया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब डेटा भी एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट के बाद में एक आती है तालिका विधि, जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के बारे में इन्होंने लिखा है, तालिका विधि जो है वो इंडिविजुअल नॉलेज या पर्सनल नॉलेज जो है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त और मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। कि किसी चीज़ की क्वांटिटी और किसी चीज़ की क्वालिटी, इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना है तो उसके लिए इनके अनुसार सबसे बेहतर तरीका जो है वो है टेबुलर फॉर्म डेटा का। और ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ विजुलाइज करता है डेटा को, कि जैसे कोई किसी को समझ ना हो बहुत अच्छा तो भी वो ग्राफ देख के समझ सकता है, डेटा के बारे में जान सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई दादाजी हैं, मान लीजिए बहुत पुराने ज़माने के, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है और पूरे दुनिया की जनसंख्या को एक नज़रिए से प्रस्तुत करना है उनके सामने। तो अगर आप संख्या लेके जाएंगे दादाजी यहाँ इतना इतना इतना, तो शायद माइंड उनका ना समझ पाए। लेकिन उसी का अगर पाई चार्ट आप बना के लेके गए, पाई चार्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के 3 के सेकंड पार्ट में, जो एक डायग्रामेटिक प्रकार है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक वाले के प्रकार, तो उसमें पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी के। लेकिन वही दुनिया, आप अपने एग्जाम्पल पे आते हैं कि दुनिया का अगर पॉपुलेशन उनको समझाना है तो बड़ा प्यारा सा तरीका है कि एक पाई चार्ट बनाइए, पाई ग्राफ बनाइए, पिक्टोग्राफ जिसको कहते हैं, उसमें एक सर्कल बनता है, एक्चुअली सर्कल ग्राफ जो उसको कहते हैं। तो उसमें परसेंटेज वाइज दर्शा दीजिए, पूरे दुनिया की जनसंख्या का 17% इंडिया में रहती है, 18% के आसपास चाइना में रहती है, ऐसे ये वाला हिसाब किताब दर्शा दीजिए। फिर उन्हें वो गोला दिखाइए अलग अलग रंगों से रंग के, तो उन्हें लगेगा कि अच्छा चाइना वाला पार्ट सबसे बड़ा है गोले में, तो ये चाइना में इसका मतलब सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद इंडिया बड़ा है, ऐसे ऐसे करके वो समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो डेटा का होता है वो सबसे, मतलब डेटा को समझाने के लिए मोस्ट प्रिसाइज होता है वो, कि जब जो चीज़ आप विजुलाइज कर पाएँ, वो जो आप देख के समझ पाएँ, वो समझना सबसे अच्छा होता है। क्योंकि माइंड, बार बार मैं कहता हूँ कि माइंड जो है चित्रों में सोचता है, चित्रों में समझता है, चित्रों में याद रखता है चीज़ों को। एक कोई फिगर आपके सामने पड़ गया, कोई चित्र पड़ गया, तो वो माइंड नहीं भूलता है। चलिए, तो वही है कि एक ग्राफ एक बहुत ही प्रभावी दृश्य उपकरण है, क्योंकि यह एक नज़र में डेटा को प्रदर्शित करता है, तुलना की सुविधा देता है और डेटा के भीतर रुझानों और संबंधों को प्रकट कर सकता है, जैसे समय के साथ परिवर्तन, आवृत्ति, वितरण और सहसंबंध या संपूर्ण का सापेक्ष हिस्सा। इंग्लिश वालों के लिए यही वाली चीज़ पढ़ लीजिए कि ये ग्राफ इज ए वेरी इफेक्टिव विजुअल टूल एज इट डिस्प्लेज डेटा एट ए ग्लांस, फैसिलिटेट्स comparison and can reveal trends and relationships within the data such as changes over time, frequency distribution and correlation of or relative share of the whole। तो इस तरह से ये तीनों हो गए कि टेक्सचुअल में क्या होता है, मोटा मोटा आपने जान लिया, टेबल में क्या होता है टेबुलर फॉर्म में, और उसके बाद में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है। टेक्स्ट, टेबल्स एंड ग्राफ्स फॉर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन आर वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। ये तीनों जो हैं ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट यानी जो लिखते हैं आप, या टेबल बना के और या ग्राफ बना के डेटा को प्रेजेंट करना, यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टूल हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। दे कैन मेक एन आर्टिकल ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर अच्छे तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया गया है तो उसे समझना बड़ा आसान हो जाता है। मोरेवर आज तो यही सारी बातें इन्होंने बताई है। अब आगे हम चलते हैं। बाकी अगर आप पूरा इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसे मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे हिंदी वाले भैया बहन हिंदी वाला ले लें। अब आते हैं अपने मूल विधेय पर, जहाँ के लिए लेक्चर हमने बनाया है। अभी तो सबसे पहले हमने डेटा के बारे में पढ़ा है, डेटा हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद में डेटा प्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी चर्चा हम कर रहे थे कि रॉ डेटा से पूरा इन्फॉर्मेशन या इन्फेरेंस निकल नहीं पाता है। तो उसी को अगर अच्छे फॉर्म में हम प्रेजेंट कर दें, चाहे टेक्सचुअल वे में, चाहे
टेबुलर फॉर्म में, चाहे ग्राफिकल फॉर्म में, और सबका अपना अपना महत्व होता है, तो उस डेटा से कंक्लूजन निकालना कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। तो अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पास हम आते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है क्या बेसिकली। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स सो दैट द लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कलेक्टेड मेजरमेंट्स इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्टेड मेजरमेंट क्या होता है? वो डेटा ही होता है। तो हिंदी में अगर उसे समझें कि डेटा का टेबल, ग्राफ या चार्ट के रूप में संगठन या एकत्रीकरण, ताकि एकत्रित माप से तार्किक और सांख्यिकीय निष्कर्ष निकाले जा सकें, डेटा की प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। कि डेटा का प्रेजेंटेशन क्या है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको ग्राफ के द्वारा, टेबल के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, चार्ट के द्वारा इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकना जिसके द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, वो इन्फेरेंस या कंक्लूजन निकाला जा सके जिस उद्देश्य के लिए उस डेटा को एकत्रित किया था। तो यही जो काम होता है ये क्या कहा जाता है? ये डेटा का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब हो गया डेटा का प्रस्तुतिकरण। तो आप समझ गए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स सो दैट द लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कलेक्टेड मेजरमेंट्स इज नोन एज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। होप सो ये चीज़ आप जान गए होंगे, अभी हमने पहले ही खूब अच्छे से बताई थी इसको। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग 3 वेज। ये सवाल आ सकता है कि डेटा, ये कलेक्टेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन हाउ मैनी मेजर वेज। तो 3 उसके मुख्य वेज होते हैं, 3 तरीके होते हैं उस डेटा को प्रेजेंट करने का। पहला तरीका क्या होता है? टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा होता है टेबुलर मेथड और तीसरा होता है ग्राफिकल या डायग्रामेटिक मेथड। टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव का मतलब शाब्दिक या विवरणात्मक हिंदी में। टेबुलर का मतलब सारणीबद्ध, जो सारणी बनती है, जो टेबल बनता है, टेबल में रो कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वही टेबल। और ग्राफिकल या डायग्रामेटिक का मतलब, ग्राफ का मतलब आप ग्राफ जानते ही हैं, डायग्रामेटिक मतलब वो चित्रात्मक निरूपण किसी भी चीज़ का। तो इन्हीं तीनों रूपों में डेटा को प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, इससे सवाल बनते हैं ऐसे। सबसे पहला है जो इसमें, वो है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि डेटा को जो टेक्सचुअल रूप में प्रेजेंट करते हैं उसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा गैदर्ड इज प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ फॉर्म आर रिटन एंड रीड। तो ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, इसमें डेटा को पैराग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कोई भी ऐसा पैराग्राफ जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट लिखे हुए हों तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया डेटा का। बस ऐसा जान लीजिए मोटा मोटा, एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर्स। ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है डेटा, इसमें एक तो टेक्स्ट होते हैं, मतलब वो लिखे होते हैं शब्द, और दूसरा फिगर्स मतलब अंक, डिजिट्स, डेटा। तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज़ें होती हैं, अभी आगे एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे और मैं उसमें बताऊंगा भी आपको। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? डेटा है डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डेटा विद इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के भीतर, टेक्स्ट की सीमाओं के भीतर ही डिस्क्राइब किए जाते हैं, उसमें कोई टेबल वगैरह नहीं बनाया जाता है। व्हेन द क्वांटिटी, ये कहीं बाहर ज़्यादा लिख गया फालतू में, पता नहीं क्यों, सॉरी। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। इसमें लिखा हुआ है कि जब क्वांटिटी ऑफ डेटा जो है वो बहुत बड़ा ना हो तो सबसे सटीक वे डेटा के प्रेजेंट करने का क्या होता है, वो है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर छोटा सा डेटा है तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से उसको आराम से प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, तो इस प्रकार के ये यहाँ हम पढ़ रहे थे, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कब सुटेबल होता है? जब जो डेटा हो वो छोटा सा हो, तो पैराग्राफ के रूप में उसे लिख देंगे और समझ में भी आसानी हो जाएगी, समझ लेंगे आराम से। लेकिन अगर डेटा बड़ा है, बहुत बड़ा सेट है डेटा का, तो उसको पैराग्राफ के रूप में बनाना कठिन काम है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में भी वही बात मैंने लिखी है कि इस प्रकार की डेटा प्रस्तुति कौन से प्रकार की, टेक्सचुअल वाली। इस प्रकार की डेटा प्रस्तुति में एकत्र किए गए डेटा को पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। यह शब्दों और अंकों का एक संयोजन है। कौन सा? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन ये कब प्रभावकारी है, इफेक्टिव कब है? जब डेटा का सेट जो हो या डेटा कम हो, छोटा सा हो, तब। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं, द रैंकिंग एजेंसी फाउंड, जैसे आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग होती है ना, उसमें सब कितने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं कि वी आर नंबर 1 इन इंजीनियरिंग, वी आर नंबर 1 इन MBA, दिस एंड दैट। तो वो उसके लिए अलग अलग रैंकिंग एजेंसीज होती हैं। जैसे देखिए अलग अलग वेबसाइट हैं, वो भी रैंक अपना प्रदान करती हैं। कुछ सरकारी एजेंसियां हैं, नैक वगैरह जो है वो सरकारी हैं, वो उसके थ्रू भी जो है रैंकिंग मिलती है। तो रैंकिंग जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मिलता है तो उसका कुछ आधार बिंदु होता है, उन आधार पे रैंकिंग की जाती है। तो
टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को समझने के लिए यहाँ एक हमने एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू समझिए कि द रैंकिंग एजेंसी फाउंड द फॉलोइंग ओपिनियंस इन ए कॉलेज सर्वे। एक रैंकिंग एजेंसी जो कॉलेजों को रैंक देती है, उसने एक कॉलेज का सर्वे किया तो उसे ये डेटा मिले, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन मान लीजिए या कमियाँ वो मिली। अब 150 लोगों का उसने टोटल इंटरव्यू लिया, उस 150 लोगों के इंटरव्यू में कुछ जो विशेषताएं या कंप्लेंट जो मिली वो इस तरह से थी। 20 लोगों ने 150 में से कहा कि लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। 30 लोगों ने कहा कि जो प्लेग्राउंड है यहाँ का कॉलेज का ये छोटा सा है, गंदा रहता है। 15 लोगों ने कहा कि लैक ऑफ लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी में इक्विपमेंट सामान जो है वो उनकी कमी है। 10 लोगों ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है हमारी वो बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है, वो अच्छे से बनी नहीं है, मेंटेन नहीं है। 25 लोगों ने कहा कि प्रॉपर वाईफाई का एक्सेस नहीं है कैंपस के भीतर। बाकी जो लोग बचे उन्होंने कहा एवरेज है, सब ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा गड़बड़ है ना ज़्यादा सही है। तो 150 लोगों के सर्वे में इस तरह के रिजल्ट है। अब ये जो पैराग्राफ है आप पढ़िए, ये नॉर्मल पैराग्राफ नहीं है, ये टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ये पैराग्राफ आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो इसमें कदम कदम पे आपको डेटा ही तो मिल रहा है। 150 लोगों का सर्वे किया, 150 क्या है, डेटा है जी। स्टूडेंट, ये भी क्वालिटी हो गई डेटा की, डेटा है जी। आगे करके 20 लोग जो हो गए, उन्होंने लाइक आप बुक्स बताया लाइब्रेरी में, 30 का अलग बंदा अलग, 10 अलग 25, ये पूरा डेटा ही तो भरा हुआ है इसमें। तो डेटा को जब ऐसे पैराग्राफ के रूप में लिख के प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। होप सो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी ना समझे हों तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है, हिंदी वाले भैया भाई ने हिंदी वाला एग्जांपल पढ़ लेंगे आराम से, उसको मैंने अनुवाद कर दिया है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन बाई ए यूनियन ऑन जुलाई 15, 2018। जुलाई 15, 2018 एक रैंडम मैंने डेट डाली है, इसका कोई वास्तविक घटना से लेना देना नहीं है कि उस दिन कोई स्ट्राइक हुई ही हो, बस एग्जांपल के तौर पे है कि इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन बाई ए यूनियन ऑन जुलाई 15, 2018 प्रोटेस्टिंग द हाइक इन प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो एक यूनियन है, उसने एक प्रोटेस्ट के लिए या स्ट्राइक के लिए कॉल दी, तो लोगों ने जो है गए और वहाँ पे स्ट्राइक किया। किसके लिए स्ट्राइक किया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ क्यों रही है। बड़ा ज्वलंत इशू है, हमेशा के लिए ही रहा है भारत जैसे देश में जहाँ जीवाश्म ईंधनों की कमी रही है। तो वहाँ ऐसे देश में ये सब इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म में होप्स हो कि ग्रीन एनर्जी का जब हिसाब किताब थोड़ा बेहतर होगा तो दिक्कत खत्म होगी। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, इसमें है इन स्ट्राइक कॉल गिवन बाई ये यूनियन ऑन जुलाई 15, 2018 प्रोटेस्टिंग द हाइक इन प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। 20 पेट्रोल पंप्स वर ओपन एंड 17 वर क्लोज्ड, whereas 10 schools were closed and remaining 9 schools were open in a town of सिक्किम। मतलब अब ये वाला भी पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसमें क्या है, इसमें डेटा ही तो दिया गया है और डेटा को टेक्सुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। एक पैराग्राफ में डेटा को पूरा प्रेजेंट कर दिया गया, तो ये टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एक प्रकार है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि 15 जुलाई 2018 को कीमतों में वृद्धि के विरोध में एक यूनियन द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया। उसमें पेट्रोल और डीजल के जो पंप थे उसका जब सर्वे डेटा इकट्ठा किया गया तो 20 पेट्रोल पंप खुले थे और 17 बंद थे, जबकि 10 स्कूल बंद थे और 6 स्कूल सिक्किम के एक शहर में खुले हुए थे। तो ये वाला ऐसे अगर डेटा को प्रेजेंट किया जाए पैराग्राफ के रूप में तो उसको कहते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला वाला होप्स हो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 3 में से पहला क्लियर हुआ। दूसरे के पास पहुँचते हैं। दूसरा डेटा के प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिससे उससे समझने में जानने में बड़ी आसानी हो। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, सबसे पहले टेबल जान लीजिए क्या होता है। तो टेबल क्या होता है, M×N, मतलब M रोज और N कॉलम्स का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है उसको कहते हैं टेबल। किसी को वर्ड अगर पता है तो उसमें टेबल बनाया है कोई, वर्ड में जब काम करते समय कई बार टेबल की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ आप चूज करने जाते हो जो बॉक्सेस, तो वही जिसको मैट्रिक्स कहते हैं आप मैथमेटिक्स की भाषा में ना, वही टेबल होता है कि M×N मतलब M रोज और N कॉलम्स का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेबल। तो द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग द स्टेटिस्टिकल टेबल दैट इज सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ वही वाली बात लिखी है कि सारणीबद्ध प्रस्तुति डेटा की क्या है, सांख्यिकीय तालिका का उपयोग करके डेटा प्रस्तुत करने की विधि, यानी कॉलम और पंक्तियों में डेटा का एक व्यवस्थित संगठन डेटा की सारणीबद्ध प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। कि जब डेटा को कॉलम और रो के फॉर्म में जो टेबल बनता है उसके रूप में व्यवस्थित रूप से हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये एक बार फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कई बार लोगों को शिकायत होती है पीडीएफ कब मिलेगा जी, पीडीएफ थोड़ा सा चैनल बड़ा होने दीजिए, फिर टेलीग्राम चैनल बना देंगे, वहाँ पीडीएफ मिलता रहेगा। तब तक आप साफ मैं इसमें लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। और कई बार जब आपको बहुत टाइमली पीडीएफ मिलता है ना तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप फिर वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जब आपकी किताब अपनी नहीं होती तो आप बड़े अच्छे से उसको पढ़ते हैं, जिस दिन आप वास्तव किताब खरीद लेके चले आते हैं उस दिन फिर होता है अपनी ही कभी पढ़ लेंगे। अपनी चीज़ों की वैल्यू बड़ी कम होती है, जैसे पीडीएफ मिल जाएगी तो कभी पढ़ लेंगे और फिर पता चलता है पढ़ ही नहीं पाते उसको।
तो वीडियो ध्यान से देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। बाकी मैं तो कह ही रहा हूँ आपको पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा सा चैनल बड़ा होने दीजिए, फिर आपको सारी पीडीएफ जो कोर्स में मिलती चली जाएंगी। आगे चलते हैं। तो जो टेबल बनता है कभी भी किसी डेटा के प्रेजेंटेशन में, टेबल की बारी आई तो जो टेबल बनता है उसके कुछ मूल भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, और जिसको एक टेबल बनाने में, जैसे आप खीर बनती है तो खीर को बनाने में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जी, दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, सारी ऐसे टेबल भी, जो टेबल आप बनाते हैं उसका भी कुछ एक पार्ट होता है कि उसके बिना टेबल नहीं बन सकता, या टेबल के मूल बिंदु होते हैं वो। तो वो क्या क्या है वो इसमें हम जान लेंगे। पार्ट आप स्टेटिस्टिकल टेबल, वो कौन कौन से पार्ट है। पहले तो टेबल नंबर, जब कोई भी आप टेबल बनाते हैं ना तो टेबल के ऊपर एक नंबर डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक ये देख लीजिए एक टेबल, ये फॉर्मेट ऑफ टेबल है, तो यहाँ ये साइड में ये देखिए टेबल नंबर का ये दिया हुआ ना विकल्प, टेबल नंबर। कई बार ये यहाँ रहता है किनारे, कई बार यहाँ जस्टिफाई करके बीचों बीच इसको ला देते हैं सेंटर के अंदर। टेबल दूसरा वाला एग्जांपल जैसे मैंने अपने हाथों से बनाया, ये ऐसे एक टेबल है ये, तो इसमें सबसे ऊपर ये डाल दिया टेबल नंबर, उसके बाद उसकी टाइटल होती है। तो ये सारी चीज़ें, पहले टेबल नंबर होता है टेबल के ऊपर, फिर उसकी टाइटल होती है। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ये कोई वैसे नहीं है। फिर अगर सब टाइटल या हेड नोट कोई है टेबल का तो वो हेड नोट लिखते हैं। फिर स्टेप का मतलब होता है रो हेडिंग क्या है टेबल की। कैप्शन का मतलब आता है कॉलम। कैप्शन कौन नहीं जानता होगा, फेसबुक वगैरह में जब पोस्ट वगैरह आप डालते हैं कई बार बहुत मूड में रहते हैं, नो कैप्शन ऐसे करके ना, तो कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग। जो कॉलम है कोई भी टेबल के अंदर तो उसकी जो हेडिंग डाली जाती है उसमें जो विशेष पॉइंट लिखे जाते हैं उसको कैप्शन कहा जाता है। और बॉडी ऑफ द टेबल क्या होता है, बॉडी ऑफ द टेबल होता है जो जहाँ वो पार्ट जहाँ पर एक्चुअल, वो मेन पार्ट होता है टेबल का जहाँ पर एक्चुअल डेटा लिखा जाता है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। फुट नोट नीचे लिखा जाता है, अगर कोई ऐसा नोट है, कोई ऐसा विशेष चीज़ टेबल में जो वहाँ पे कम स्थान के होने के चलते वहाँ आप डिटेल में नहीं लिख पाए हैं, तो फुट नोट में वो चीज़ आप लिख देते हैं स्टार मार्क करके। जैसे किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फार्म वगैरह जब आता है उसमें जो टेबल बना होता है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो वहाँ अगर बैकलॉग वगैरह से वैकेंसी आती है ना तो वहाँ एक स्टार लगा देते हैं उस वैकेंसी के आगे, और नीचे उस स्टार को ये डिफाइन कर देते हैं कि स्टार मीन्स फॉर दिस। या कोई जैसे OS PH या अलग अलग कैटेगरी के भैया बहन के बारे में वहाँ डिटेल दिया होता है ना, तो वहाँ नीचे कई बार उस स्टार को लिख के और उसके बारे में OS फॉर दिस, PWD फॉर दिस, वो चीज़ें लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं फुट नोट, जो नीचे लिख देते हैं। और सोर्स भी लिखते हैं, कई बार सोर्स लिखते हैं कि जो आपने टेबल बनाया है ना, कि वो टेबल बनाने का उसमें जो डेटा आपने डाला उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला ये चीज़, तो वही होता है सोर्स। तो होप सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे अच्छे से। तो ये हो गया टेबल नंबर, हमने आपको दिखा दिया कहाँ डालते हैं। टेबल की हेडिंग, टेबल की हेडिंग ये इधर ये देख लीजिए, एक टेबल का एग्जांपल देता हूँ, उसमें टेबल की हेडिंग देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे ये जो ये काला काला ऊपर दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रिस्पोंडेंट बाय देयर एज इन एन इलेक्शन स्टडी इन बिहार, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना काले काले से, यही है टेबल हेडिंग, समझ गए। ये नीचे ये सोर्स है, ये जो सोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है ना, तो यही है नीचे सोर्स। सोर्स मतलब ये डेटा जो ऊपर लिखा गया है, ये डेटा मिला कहाँ से, तो उसका सोर्स जो उसका ओरिजिन है, स्रोत क्या है, उसको लिखते हैं जो नीचे, उसी को कहते हैं सोर्स के ऊपर कोई ऐसे इस टेबल में ऐसा कोई होता है कि जिसको अगर और अच्छे से डिफाइन करना होता है, समझ में ना आता, स्टार मार्क वगैरह होता है, तो सोर्स के जस्ट ऊपर फुट नोट लिखा जाता है। फुट नोट क्या है अभी हमने बता ही दिया आपको। चलिए, तो अब ये क्या हो गया, अब हम जान गए। उसके बाद में कैप्शन या कॉलम हेडिंग, कैप्शन या कॉलम हेडिंग क्या होता है इसके बारे में भी आप बता देते हैं आपको। कैप्शन या कॉलम हेडिंग जो है, इधर आप देख लीजिए, ये हो गया नीचे कैप्शन, ये कैप्शन ऊपर लिख गया, ये कॉलम हेडिंग। अब कॉलम में भी अलग अलग देखिए, सब हेड है, ये भी एक सब हेड है, तो ये एक कॉलम हेड इधर, एक कॉलम हेड इधर, तो यही सारे कैप्शन होते हैं। ये कैप्शन या कॉलम हेडिंग में ये सारे जो कॉलम हेड हैं उनका फिर एक सब हेड बनता है, और उन सबका ओवरऑल एक जो बन रहा है जो सबको डिफाइन कर रहा है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ फलों, कैप्शन का मतलब यहाँ है फल, कोई टेबल बनाया गया, फलों को इकट्ठा किया गया उसमें, तो कैप्शन में डाल देंगे फल, इस ओर डाल दिया खट्टा फल, इस ओर डाल दिया मीठा फल दूसरी तरफ। अब इस कॉलम हेड में डाला वो खट्टे फल जो हरे रंग के हैं, इधर वो खट्टे फल जो लाल रंग के हैं, ये फिर इधर इस कॉलम हेड में वो खट्टे फल जो, वो मीठे फल जो हरे रंग के हैं, वो मीठे फल जो लाल रंग के हैं। तो ऐसे बनता है टेबल, होप सो आप जान गए होंगे। ये बॉडी ऑफ द टेबल है, इसमें पूरा डेटा, एक्चुअल डेटा होता है इसमें बॉडी ऑफ द टेबल में। या और अगर मैं आपको कहीं पे डिफाइन करूँ, ये भी देख लीजिए, ये जैसे नंबर ऑफ एज ग्रुप इधर दिया हुआ है, तो ये स्टेप हो गया। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है या % लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जो है ये कैप्शन है ऊपर। होप सो आप जान गए होंगे कि कैप्शन क्या है। कैप्शन के बाद में फिर वही कैप्शन को कॉलम हेडिंग भी कहते हैं और रो को स्टेप कहते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। स्टेप या रो हेडिंग किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन आर कैटेगरीज व्हिच आर फाउंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द टेबल आर कॉल्ड स्टेप्स या रो हेडिंग। जैसे लेफ्ट साइड में जो पाई जाती हैं टेबल के, अब ये थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है ज़्यादा, लेकिन ये स्टेप, ये जो यहाँ पे है ना, ये इस किनारे पे जो होता है, ये इसी को कहते हैं स्टेप हेडिंग, और नीचे उसके स्टेप एंट्री होती है सारी टेबल के अंदर। तो अब ये बात जान गए आप। आगे चलते हैं।
बाकी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप कहीं से भी इसको जान ही सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। तो उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल मैंने बता दिया, मेन पार्ट कंटेनिंग द एक्चुअल डेटा। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हिच पार्ट ऑफ द टेबल कंटेन, व्हिच पार्ट ऑफ योर टेबल इज द मेन पार्ट, तो बॉडी ऑफ द टेबल इज द मेन पार्ट ऑफ योर टेबल, ये जान लेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कई बार टेबल में क्या होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से समझाने के लिए, तो नीचे उसको डिफाइन कर दिया जाता है, कई बार फुट नोट में और कई बार ऊपर ही। तो ये यूनिट, बॉक्स सेट क्या होता है, द टॉप ऑफ द कॉलम, किसी भी कॉलम का जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है उसको बॉक्स सेट कहते हैं। बॉडी होता है मेन पार्ट ऑफ द टेबल, वो ऊपर ही बॉडी ऑफ द टेबल में ही हमने डिफाइन कर दिया। फुट नोट में क्या होता है, एनी स्टेटमेंट और नोट इंसर्टेड, कोई भी स्टेटमेंट या नोट जो है वहाँ जो टेबल में कम स्थान होने के कारण वहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जा सका, वो नीचे टेबल के जस्ट नीचे और सोर्स के ऊपर लिख देते हैं। कई बार सोर्स ऊपर होता है, फुट नोट नीचे, कई बार फुट नोट ऊपर होता है, सोर्स नीचे। तो ये अब अलग अलग टेबल में अलग अलग होता है, इसका कोई बहुत ही ज़्यादा प्रीडिफाइंड रूल नहीं है, जैसा आपको सुविधा हो। पर यूजुअली देखा ये है कि पहले फुट नोट लिख दीजिए टेबल के नीचे, उसके बाद में सबसे नीचे लिखिए सोर्स। तो और उसके बाद में शॉर्ट नोट क्या होता है, सोर्स ऑफ द स्टेटिस्टिक्स, जो डेटा आपने इकट्ठा किया, जिसकी टेबल बनाई, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से आपने इकट्ठा किया उस चीज़ को, वो नीचे अगर लिख देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्टेटिस्टिकल टेबल कही जाती है। अगर इतने पॉइंट हैं उस टेबल के अंदर कि टेबल नंबर है, टेबल हेडिंग है, कैप्शन या कॉलम हेडिंग है, स्टेप या रो हेडिंग है, और बॉडी ऑफ द टेबल है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बॉक्स सेट है, पुट नोट है, सोर्स नोट है, इतने चीज़ें अगर किसी टेबल का पार्ट है तो उसे एक परफेक्ट स्टेटिस्टिकल टेबल कहा जाएगा। वही चीज़ हमने हिंदी में लिख दी है, उसको पढ़ लीजिए। एक सांख्यिकीय तालिका भाग कौन कौन से होते हैं, टेबल नंबर होता है, तालिका का शीर्षक होता है, कैप्शन या कॉलम को हेडिंग होती है, स्टेप या पंक्ति शीर्षक होता है, और तालिका का मुख्य भाग होता है, माप की इकाई होती है, जो यूनिट जो उसमें डेटा यूज़ किया गया है उसका माप की या मेजरमेंट की यूनिट क्या है उसकी बात कर रहा है। बॉक्स सेट क्या होता है, शरीर का मतलब बॉडी क्या होती है टेबल की, तालिका का मुख्य भाग ये होता है। फुट नोट क्या होता है, कोई बयान जो नोट में डाला गया है, मतलब कोई बात ऐसी जो वहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाए तो टेबल के जस्ट नीचे डिस्क्राइब कर दीजिए। और नीचे है स्रोत नोट, आंकड़ों का स्रोत, मतलब जो आंकड़े आप टेबल में लिख रहे हैं उनका स्रोत क्या है, कहाँ से इकट्ठा किए हैं आप उसको। तो होप सो ये चीज़ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हो तो 2 बार उसको देख लीजिए। मैंने जितना हर संभव हो सकता था उतना प्रयास करके आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, अब एडवांटेज जान लीजिए। एडवांटेज टेक्सुअल वाला जो था प्रेजेंटेशन, उसका एडवांटेज जानिए कि अगर डेटा बहुत छोटा सा है तो टेबल बनाने या ग्राफ बनाने उसमें इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप वो टेक्सुअल फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिए, 3, 4, 5 या 8 लाइन का पैराग्राफ है, आप आराम से उस डेटा को समझ जाएंगे। लेकिन जैसे उससे ज़्यादा हुआ तो आप टेबल पे आते हैं कि आप टेबल बना दीजिए, तो उससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा उस डेटा को, और कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी जा सकेंगी, समझ सकेंगे। उससे भी आसान अगर आपको बनाना है प्रिसाइज, पिन पॉइंटेड और ऐसा जिसमें मतलब विजुअली जो क्लियर हो, तो आप ग्राफ बना दीजिए टेबल के बाद में। तो तब टेबुलर फॉर्म का ये फ़ायदा पूछा जा सकता है कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अभी टेक्सचुअल का तो बता दिया, टेबुलर का देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन इज दैट इट ऑर्गेनाइजेज डेटा फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये बता रहे हैं वो ये है कि ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, किस लिए, आगे जो उस डेटा से हम इन्फेरेंस निकालने वाले हैं या डिसीजन मेकिंग हम करने वाले हैं उस डेटा के बेस पे, उसके लिए क्या करता है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है। टेबुलेशन अगर हम करते हैं तो डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है टेबल के अंदर। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, होता ही है। क्लासिफिकेशन यूज्ड इन टेबुलेशन इज ऑफ 4 काइंड। तो जो टेबुलेशन हम करते हैं ना, तो वो 4 तरह का टेबुलेशन होता है, मतलब 4 तरह की टेबल्स बेसिकली इनका कहने का मतलब वो बनाई जा सकती हैं। ध्यान रखेंगे इसको। पहली कौन सी, ये क्वालिटेटिव टेबल होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव टेबल, तीसरी होती है टेम्पोरल टेबल और चौथी स्पेटियल टेबल। तो क्वालिटेटिव टेबल क्या होता है, क्वालिटेटिव टेबल का जो विशेषता होती है, बेसिक होता है, आधार होता है, वो क्वालिटी ऑफ डेटा होता है। इसमें ऐसे डेटा को इकट्ठा किया जाता है जो जिनकी क्वालिटी होती है कुछ, मतलब जिन डेटा को इकट्ठा करने के लिए क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। दूसरा हो गया क्वांटिटिव में जिसमें क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है या जिनका आधार है कलेक्ट करने का क्वांटिटी। तीसरा टेम्पोरल में बेसिस, इसका बेसिस होता है टाइम के आधार पर जो डेटा की 1971 में भारत की वृद्धि दर इतनी थी, 72 में इतनी थी, 73 में इतनी थी, 74 में इतनी थी। तो जिस तरह के ऐसा इस तरह का डेटा जिसका मतलब इस तरह का टेबल जिसमें उस टेबल के बनाने का आधार या डेटा कलेक्शन का आधार क्या हो, वो समय हो या टाइम इंटरवल हो, उसको कहते हैं टेम्पोरल टेबल। और स्पेटियल टेबल में क्या होता है, स्पेटियल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है, इसमें जो बेसिस होता है, जो आधार होता है डेटा के प्रेजेंटेशन का, वो होता है प्लेस, जगह या स्थान। इसको और अच्छे से हम देखो चित्रों के माध्यम से समझ लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वालिटेटिव वाला। ये है क्वालिटेटिव, जो भी पढ़े हैं ना हम, कि जो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबल जो बनाते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये है क्वालिटेटिव। जब मेल होना है फीमेल होना, किसी प्राणी की क्वालिटी है, किसी जीव की क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। तो एक क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन का देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिटरेसी इन इंडिया बाय सेक्स एंड लोकेशन।
तो ये इंडिया में अलग अलग जगह पे लोकेशन के हिसाब से जो लिटरेसी है उसके बारे में दिखाया गया है, रूरल और अर्बन के बारे से डिवाइड किया गया है, और इधर मेल और फीमेल। तो ये क्वालिटी हो गई डेटा की, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। दूसरा वाला आपने क्या देखा था? दूसरा वाला आपने देखा था क्वांटिटिव। तो इसमें क्वांटिटी के ये जो टेबल बना हुआ है आधार ही है इसका क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 542 जो लोग हैं रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है, अब बाई देयर एज इन एन इलेक्शन स्टडी इन बिहार, कोई इलेक्शन सर्वे बिहार में कराया गया तो अपने एज के अनुसार इतने 542 रिस्पोंडेंट ने जो है रिप्लाई किया है, उनकी संख्या इसमें दिखाई गई है। 20 से 30 साल की उम्र के बीच में 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, मतलब टोटल जितने लोगों का डेटा हमने इकट्ठा किया उसका 0.55% लोगों ने। 30 से 40 साल के लोगों ने में वाले इंटरवल में 61 लोग ने, 40 से 50 में 132, 50 से 60 में 153, 60 से 70 में इसमें डैश दिया हुआ है, 70 से 80 में 51, 80 से 90 में 2। तो ये जो डैश वाला है इसी को निकालना ये हमारा उद्देश्य होता है यहाँ पे। तो ये डैश निकालना बहुत आसान है, इसको जब आप पूरा कलेक्ट करेंगे तो 542 के बराबर आना चाहिए, इसको जोड़ देंगे तो। चलिए, तो अब इस तरह से अगर कोई ऐसा डेटा दिया हुआ है जो तो जिसके कलेक्शन का आधार जो हो वो हो क्या, क्वांटिटी ऑफ डेटा, तो उसका जब हम टेबल बनाएंगे तो उससे क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव टेबल। और उसके बाद में तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था हमने टेम्पोरल, जिस डेटा के कलेक्ट करने का आधार क्या हो, समय अंतराल, समय टाइम। तो यह 1995 में ईयरली सेल्स ऑफ टी शॉप फ्राम 1995 टू 2000, किसी टी शॉप पे ईयरली जो सेल्स है उसका पूरा डिटेल इस टेबल के अंदर दिया गया है कि 1995 में 79.2 लाख रुपए का चाय बिका, 1996 में 81.3, ऐसे पूरा हिसाब किताब है यहाँ पे। तो इस तरह का जो टेबल है वो क्या है, ये है टेम्पोरल टेबल। तो टेम्पोरल आपने देख लिया। अब ये चौथा देख लीजिए, चौथा हमने क्या पढ़ा था, स्पेटियल। तो स्पेटियल में क्या होता है, वो जो डेटा हमने इकट्ठा किया है और उसका जो टेबल बनाया, उस टेबल बनाने का आधार जब होता है प्लेस, तो उसको कहते हैं स्पेटियल टेबल। ये चारों चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल आते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो डेस्टिनेशन है अलग अलग प्लेसेज, ये प्लेस ही तो हैं। जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हो गई, यूके हो गया, जापान हो गया, रशिया, चाइना, वेस्ट एशिया, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अदर एशिया, और अदर से पूरा जो हिसाब किताब इन्होंने बताया है। तो इधर लेफ्ट साइड में सब जगह का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह का जो टेबल बनाते हैं, इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको कहते हैं स्पेटियल टेबल। तो इस तरह से हमारा हो गया खत्म। या टेबल को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक देख लीजिए, ये सबसे ऊपर एक टेबल बनाई गई, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएगा, सब जान जाएंगे। अब टेबल नंबर, ये टेबल नंबर देखिए, यहाँ पे टेबल नंबर है 4.5। फिर ये हेडिंग है, टेबल का जो टाइटल है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन 2001, ये हेडिंग हो गई। यहाँ वर्कर्स जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम हेडिंग हो गई है, जिसको कैप्शन कहते हैं। ये नॉन वर्कर हैं, यहाँ यूनिट दिया गया है, या लोकेशन जो है इसको कहते हैं स्टेप, और ये नीचे है स्टेप की एंट्रीज, ये जो आल रूरल अर्बन ये पूरा हिसाब किताब है, ये उसके एंट्रीज। और यहाँ जहाँ जहाँ जितने पार्ट में संख्या लिखी हुई है, ये बॉडी ऑफ द टेबल है, ये मेन पार्ट है किसी भी टेबल का। नीचे चलिए, यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, फुटनोट कोई है नहीं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कि डेटा जो इकट्ठा किया गया, इसका आधार क्या है, इसका आधार है सेंसस ऑफ इंडिया 2001। तो इस तरह से होप सो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी आप टेबल के फॉर्म में तो आप समझ ही गए, और टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन आप पहले ही समझ गए थे, ये टेबल वाला ही है, 4 अलग अलग तरह के टेबल दिखा दिए। अब ग्राफिकल वाला भी जान लीजिए तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये बेसिकली है पाई ग्राफ। आगे जब कल मतलब नेक्स्ट सैटरडे के आसपास जो हमारा लेक्चर आएगा 3 का पार्ट सेकंड वाला, तो उसमें हम देखेंगे कि ग्राफिकल या डायग्रामेटिक जो होता है उसमें वो अलग अलग होते हैं। पाई चार्ट होता है, उसमें हिस्टोग्राम होता है, उसमें बार ग्राफ होता है, उसमें लाइन ग्राफ होता है, उसमें बॉक्स प्लॉट होता है। तो उसी का एक प्रकार है, कौन सा है, ये है पिक्टोग्राफ, ये सर्कल ग्राफ इसको कह सकते हैं। तो ये सर्कल ग्राफ के द्वारा ये डेटा ये प्रेजेंट किया गया है। कौन सा डेटा है, इंडिया एक्सपोर्ट ब्रेकअप पिक्सल ईयर जो है 2022 का परसेंटेज टोटल है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट किया वो 26% है। इससे आपका जीएस से भी संबंधित चीज़ है, जीएस आपका अच्छा हो जाएगा। ऑयल 15%, ऑयल 15% से तात्पर्य अपने यहाँ तेल नहीं होता, लेकिन वो कच्चा तेल जो मंगाते हैं तो अपने यहाँ बहुत सारी तेल शोधनशालाएँ हैं, तो वहाँ तेल को शोधित करके उससे संबंधित प्रोडक्ट और शोधित तेल ये हम निर्यात करते हैं, उससे भी इनकम जनरेट होता है देश के लिए। केमिकल्स निर्यात करते हैं, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर उत्पाद हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, और रेस्ट में 11% है। तो इस टेबल में देखिए, अगर इसको समझना हो, कोई कम ही पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे देख के ही समझ सकता है कि ये जो नीला वाला ईश्वरीय वाला पार्ट है, थोड़ा आसमानी टाइप का, इसका ये जो कॉलम होगा जिसका उसमें निर्यात भारत का सबसे ज़्यादा है, वो जान जाएगा कोई भी चित्र देख के। तो ये इंपॉर्टेंस होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अब होप्स हो कि आप टेक्सुअल और टेबुलर और ग्राफिकल के बारे में पूरा मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा का जो सेकंड वाला पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो 3 के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आपने धैर्य बनाए रखा और यहाँ तक आपने पढ़ा, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ।
और मैं यही मेरी अभिलाषा है कि इस बार आप अच्छे पोस्ट पर चयनित हों और देश की सेवा करें। कई बार कुछ बड़े ख़राब से कमेंट आते हैं, ख़राब ही कहूँगा मैं उनको, कि इसमें क्या कमाई है, ऊपर की कमाई है, ये सब बड़ा बेकार लगता है कि देश की युवा पीढ़ी, मैं आदर्शवादी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड की बातें कर रहा हूँ। ऐसा संभव है भाई, जैसे आप 4200 ग्रेड पे पर हो, मान लीजिए आप 2000 ग्रेड पे हो, तो आप 4200 ग्रेड पे के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन अब उसमें अगर 4200 में आपको ऊपर की कमाई से मतलब है, ये सब बुरी चीज़ों से मतलब है, तो भैया आप में मादा है तो आप 5400 ट्राई कीजिए, 5400 से ज़्यादा मादा है तो प्रोफेसर बनिए, 8700 ट्राई कीजिए। बड़े आपको हमेशा ऊपर की कमाई से क्यों मतलब होता है? ऐसे कमेंट में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियोज़ में ना किया करें, ऐसे कमेंट को मैं कभी नेवर एवर कभी रिप्लाई ना करूँगा। ये बेहद ही बेहुदा कमेंट है। और अच्छे शब्दों में लिखिए, आप फ्यूचर के ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इतना उल्टा सीधा कमेंट ना कीजिए। और लोगों के लिए आपको मिसाल बनना है, बैड एग्जाम्पल नहीं बनना है सोसाइटी के लिए। तो आपने देखा, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। और हमारी फैमिली है यूट्यूब वाले, 300 लोगों की हो गई है, इसमें आप सबका बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये शुक्रगुजार जारी ही मतलब ये जो कृतज्ञता है ये जारी ही रहेगी, और भी हमारा ऐसे परिवार बड़ा हो, यूट्यूब फैमिली हमारी बड़ी हो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ और मैं वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।